स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 का जो चैप्टर है अव्यय, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो अव्यय है उस अव्यय का प्रयोग हम कैसे करेंगे और कक्षा 10 के अंतर्गत इन अव्ययों का प्रयोग कैसे किया जाता है तथा किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में अपन यहाँ पूरी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बात देखते हैं कि जो अव्यय शब्द है उस अव्यय शब्द का अर्थ क्या होता है। अव्यय शब्द का अर्थ होता है ए प्लस व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च करना और ए का मतलब नहीं होना, अर्थात जहाँ हम उसको खर्च नहीं करते, अर्थात कभी सभी के अनुसार इसे हम परिवर्तित नहीं करते हैं, उसे क्या हम अव्यय कहते हैं। परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि वे शब्द या शब्दांश जो कभी किसी लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात जैसे हैं वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या है अव्यय कहते हैं। तो देखिए, अव्यय शब्द का प्रयोग किस प्रकार से अपन लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे देखिए, हम कहते हैं राम है अपि पठति, राम भी पढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए, अभी जो शब्द है इसका अर्थ होता है भी, इसका अर्थ होगा राम भी पढ़ता है। अगर यहाँ मान लो ऐसे कर्ता को जो पुल्लिंग है, अगर इसे अपन स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर दें सीता, तो सीता भी पढ़ती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसके बाद ऐसे यहाँ पे नपुंसक लिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो वह भी नपुंसक लिंग भी यहाँ पे चला जाएगा। अब बात करते हैं वचन की। तो देखिए, यहाँ पे राम शब्द है, एक वचन तो रामा, अगर इसको रामा करते हैं तो इस अव्यय पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे क्रिया पे फर्क पड़ता है, तब इसके आगे क्या हो जाएगा, हमारे पास पठंती हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही सीता का बहुवचन लिखते हैं हम तो सीता हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो अव्यय होते हैं उन पर ना किसी लिंग का, ना वचन का, ना पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो एक बार जैसे प्रयोग किए जाते हैं हमेशा वैसे ही प्रयोग किए जाते रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, हमारे सिलेबस के अंतर्गत जो अव्यय हैं उन अव्ययों की संख्या लगभग 40 से 50 के बीच में है, फिक्स हैं, जिनका प्रयोग अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम में उन्हीं अव्ययों को रिपीट किया जाता रहता है। वैसे तो यदि अव्ययों की संख्या की बात करें तो अव्ययों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 400 से ऊपर है, लेकिन हमारे यहाँ पे हम सभी को प्रयोग करें या सभी का अर्थ करें और सभी का अपन डिटेल से पढ़ते बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम खर्च होगा और वो हमारे यूजेबल भी नहीं होंगे। लेकिन क्या हमारे कक्षा 10 के जो स्तरार्थ पाठ्यक्रम में जो अव्यय हैं उन अव्ययों के बारे में हम यहाँ पे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं तथा उनको ऐसे भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वाक्यों में प्रयोग करने से यह अपन को उचित रहेगा, क्योंकि हमें जो कक्षा 10 के जो स्तर में हमारे अनुवाद के लिए वाक्य आते रहता है, हिंदी से संस्कृत अनुवाद करवाने के लिए भी कहता है, तो वहाँ हमको जो 5 नंबर के अनुवाद आते हैं, तो वहाँ पे क्या, जब हम बार बार सभी प्रकार के जो अव्ययों से युक्त होकर के वाक्य बनाना सीखेंगे तो वहाँ हम आसानी से वाक्य बना सकते हैं और हमारे वाक्य भी क्लियर होंगे, साथ में हम अनुवाद करना भी सीखेंगे, इसके साथ ही हम अव्यय को भी बनाना सीख लेंगे, ठीक है ना। अव्यय का अर्थ कैसे किया जाता है वो भी हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम अव्यय और जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पहला हमारा जो है अव्यय वह है अत्र। अत्र का मीन्स क्या होता है, अत्र का मीन्स होता है यहाँ, ठीक है ना। इसके बाद है दूसरा अधय। अधय मीन्स होता है आज, क्या होता है, आज। इतः, इतः का मतलब होता है इधर, ठीक है। और इत्थम, इत्थम का अर्थ होता है इस प्रकार से। अब देखिए हमारे एग्जाम के अंतर्गत इन अव्ययों का प्रयोग कैसे किया जाता है, कि जैसे ऐसे किया जाता है कि सबसे पहले क्या होता है कि एग्जामिनर हमको एक मंजूषा देता है, एक मंजूषा देता है उस मंजूषा में क्या है, हमको 2, 4 या 6 जो भी अव्यय है वो हमको यहाँ पे लिख देता है, और अव्यय को लिखने के बाद हमको नीचे 4 वाक्य, कम से कम 4 या 5 या 6 हमको वाक्य देता है, और उन वाक्यों को दे करके उनको जो हमारे पास मंजूषा में दिए हुए हैं उन मंजूषा में से हमको उन जो वाक्यों में खाली स्थान आता है, रिक्त स्थान, उस रिक्त स्थान में हमको ये भरना होता है, ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद में अधय का मीन्स होता है, अधय नहीं आज होता है,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो अपन को क्या है कि ये भरने होते हैं। कैसे? जैसे मान लो हमारे मंजूषा में हमको ये 4 मंजूषा में दिए हुए हैं, अत्र, अधः, इतः और इत्थम, ये दिए हुए हैं। और नीचे जो वाक्य हैं वहाँ हमको दिया हुआ है से पठति, ठीक है ना, से जयपुरम गमिष्यति, ठीक है ना। इसके बाद में बालक है क्रीडति। ये हमारे पास 3 वाक्य हैं और इन 3 वाक्यों में क्या है, हमको इन 4 अवयवों में से किसी 3 अवयवों को हमको यहाँ पे फिल करना अर्थात भरना है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे भरते हैं। पहले तो इनका अर्थ करते हैं। वह पढ़ता है, वह पढ़ता अर्थात वह यहाँ पढ़ता है, वह आज पढ़ता है, वह इधर पढ़ता है, ठीक है ना। अब देखिए कन्फ्यूजन रहता है कि वह आज पढ़ता है या वह यहाँ पढ़ता है या वह इधर पढ़ता है। तो इनमें से सही जो उचित है वह क्या है, अत्र, वह यहाँ पढ़ता है। अब बात करते हैं से वह जयपुर जाएगा। अब जाएगा क्या पूछ रहा है, आपको समय के बारे में बता रहा है, कब जाएगा, तो वो कब जाएगा, आज जाएगा। तो इसके लिए अपन इसमें क्या देखेंगे, अधः, तो इसमें से अपन क्या कर देंगे, अधः आज जयपुर जाएगा। और उसके बाद शेष हमारे पास 2 शेष रह रहे, इतः और इत्थम। अब दोनों के अर्थ से पता है, बालक इस प्रकार से खेलता है या बालक इधर खेलता है। तो इत्थम जो शब्द है यह तो एक कारण होता है, जबकि यहाँ पे कारण नहीं है, यह बालक को खेलने का स्थान आदि को सूचित करता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं बालक इतः माने इधर खेलता है। हमारे जो एग्जाम में क्या है, हमको इतः नहीं देखने को मिलता, बहुत कम देखने को मिलता है। इसकी जगह क्या दिया जाता है हमारे पास, इतः इस ततः है, ऐसे देखने को मिलता है, जिसका अर्थ होता है इधर उधर, ठीक है ना। तो हमको एग्जाम में इधर उधर जो शब्द है वो देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको क्या होता है, इतः माने इधर, ततः माने उधर। तो देखिए जो विसर्ग था, इस विसर्ग का हमने उत्तम संधि अर्थात विसर्ग संधि में सत्व संधि थे, उस सत्व संधि के अकॉर्डिंग क्या कर दिया हमने, इसमें इतः इस ततः कर दिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो अव्यय होते हैं उन अव्ययों को अपन वाक्यों में प्रयोग करेंगे और जो है उचित प्रकार से ही हम इनको भरते हैं, क्योंकि एक अव्यय के गलत होने से हमारे 2 अव्यय गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब वाक्यों में प्रयोग करना है तो किस प्रकार से हमें हिंदी से और संस्कृत वाक्यों में भी अनुवाद करते चलेंगे। जैसे देखिए वह यहाँ रहता है, ठीक है ना, वह यहाँ रहता है। अपन वाक्य बनाना भी सीख रहे हैं। से, वह में से, क्योंकि वह कौन है, अपन का पुल्लिंग है, रहता है। अगर रहती होता तो स्त्रीलिंग होता, यहाँ पे करता कौन है, वह रहता है अर्थात पुल्लिंग है। तो ये क्या हो जाएगा अपन के पास, से कहाँ पे है, यहीं पे, तो अत्र, से अत्र निवसति रहता है, निवसति रहता है, ठीक है ना, वह यहाँ रहता है। दूसरा वाक्य है आज। देखिए मोहन आज जयपुर जाएगा, ठीक है ना, मोहन आज जयपुर जाएगा। करता कौन है यहाँ पे, मोहन, ठीक है ना। तो लिख दिया अपन ने करता मोहन, और आज का एक अव्यय शब्द है तो क्या लिख दिया अपन ने, अधः। और कहाँ जा रहा है, स्थान है, घर में, तो लिख दिया अपन ने जयपुरम। और जाएगा भविष्यकाल में लिख दिया अपन ने गमिष्यति, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन ने इसे आज अधः शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद देखिए इतः, बालक इधर चल, बालक को संकेत दिया जा रहा है या उसको आदेश दिया जा रहा है, बालक इधर चल, ठीक है ना, बालक इधर चल। तो देंगे अपन किसको कहेंगे, आदेश दे रहा है, बालक है इतः चल, लोट लकार, ठीक है ना, चल तू
चलो। लोट लकार बालक जो है मध्यम पुरुष नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, बालक इधर चल, बालक को से कहा जा रहा है कि बालक तुम इधर चलो, तो बालक को कहा जा रहा है इसलिए बालक है, इथे मन इधर, चला तू माने चलो, लोट लकार के लिए कहा गया है। इस प्रकार आगे देखते हैं इत्थम। इसमें क्या है, इत्थम। तो देखिए इत्थम में क्या होता है कि जैसा इस प्रकार से कार्य करो उस प्रकार से नहीं। यदि अपन किसी से कहते हैं भाई ऐसे मत करो, वैसा करो, ठीक है ना, तो ऐसे कह रहा है कि इस प्रकार से कार्य मत करो, आप उस प्रकार से करो। तो ऐसे कहेंगे इत्थम कार्यम, ठीक है ना, न करणीयम, इस प्रकार से कार्य को नहीं करना चाहिए, तथा वैसे उस प्रकार से, हाँ, इत्थम कार्यम करणीयम, इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, तथा न करणीयम, वैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन इदानीम। इस प्रकार से हम वाक्यों में इनका जो प्रयोग है वो करते हुए चलते हैं। देखिए इदानीम, इदानीम का मतलब होता है अब या इस समय, इस इस समय, इस समय से मतलब अब मोहन गाना गाता है, अब मोहन गाना गाता है, ठीक है ना। अर्थ अब वर्तमान में, तो देखिए इदानीम मोहने गीतम गायति, अब मोहन गाना गाता है। इसके बाद में है शनई। शनई से मतलब होता है धीरे, ठीक है, और दो बार प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा धीरे धीरे। अपन कह सकते हैं ऊंट धीरे धीरे चलता है, ठीक है ना, ऊंट धीरे धीरे चलता है। उष्ट शनई शनई चलती, ऊंट कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो उष्ट है शनै शनै चलती। इसके बाद देखते हैं उच्चाई। उच्चाई माने जोर से, उच्चाई मीन्स जोर से। इसके लिए अपन कहेंगे शेर है, अर्थात शेर जोर से दहाड़ता है, शेर जोर से दहाड़ता है। इसके लिए करेंगे अपन सिंह है उच्चई गर्जती, शेर जोर से दहाड़ता है। इसके बाद में है निच्चई, अर्थात नीचे, ठीक है ना। तो नीचे के लिए करेंगे बालक हैं, ठीक है ना, बालक है निच्चई, बालक है निच्चई क्रीडति, बालक नीचे खेलता है। बालक है निच्चई क्रीडति, बालक नीचे खेलता है। नमे, नमे का अर्थ होता है नमस्कार करना, और नमे के योग में हमको कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे गणेशाय, गणेश के लिए नमः, गणेशाय नमः, गणेश के लिए नमः। यहाँ पे नमः के योग में हमेशा क्या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद करते हैं हम कथम। कथम का अर्थ होता है क्यों या कैसे। अब यहाँ पे इसका अर्थ क्यों नहीं लेंगे, अपन क्या लेंगे, कैसे, रीति इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बालक है ना, किससे लिया जाता है, बालक। अर्थात रीति का मतलब, कथम का मतलब कैसे होता है, यहाँ पे रीति, रीति मीन्स तरीका से, ठीक है ना। तो सिंह कथम, क्यों भी आ सकता है इसमें, इसकी जगह कथम की जगह क्यों भी आ सकता है। तो देखिए सिंह कथम, कैसे या क्यों, ठीक है ना। गर्जती, गरजता है, धारता है या बोलता है। सिंह शेर, कथम कैसे, गर्जती माने धारता है या चिल्लाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अपन का कदापि। कदापि माने कभी भी, कदापि मीन्स कभी भी, कदापि मीन्स कभी भी। अब देखिए यहाँ पे कदापि मीन्स कभी भी। तो जैसे बालक है, कदापि असत्यम न वदति, बालक कभी भी असत्य नहीं बोलता है, ठीक है ना। इस प्रकार से बालक है कदापि कभी भी असत्यम, असत्य न माने नहीं, वदति मीन्स बोलता है। इस प्रकार से क्या है, जो हम अव्यय हैं, इन अव्ययों के जो प्रयोग हैं इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करेंगे। और जो और भी अव्यय हैं देखते हैं, और अव्यय जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत आते हैं वे और कौन कौन से हैं। किलम, किले, पुणे, यथा, तथा, खलु, ठीक है ना। किले, पुणे, यथा, तथा, खलु, धिक, प्रातः और चिरम, ठीक है ना। इनके बारे में देखते हैं। किलम जो शब्द है, इस किलम शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है निश्चित। क्या होता है, निश्चित, किलम, है ना। जैसे किलम गीतम गायती, ठीक है ना। किलम गीतम गायती, अर्थात निश्चित ही जो गीत गाती है वह कौन, जो भी है हमारा सब्जेक्ट कर्ता जो भी है वह निश्चित रूप से गीत को गाता है। पुनः मीन्स दोबारा, पुनः मीन्स दोबारा से, ठीक है ना, दोबारा। तो बालक, बालक है, बालक, पुनः, पुनः, अब दोबारा या बार बार कहेंगे इसको, बार बार, एक बार प्रयोग करेंगे तो एक बार, या दोबारा पुनः रिपीट करना। तो बालक है पुनः, पुनः हंसती, बालक क्या है, जो बार बार हंसता है। एक बालक है जो क्या है, बार बार हंसने का काम कर रहा है। एक बार पुनः का प्रयोग करेंगे तो दोबारा, जैसे सिंह है पुनः आगच्छति, शेर वापस आ जाता है, तो वहाँ तो एक बार प्रयोग कर लिया पुनः, लेकिन इसको जब बार बार पुनः पुनः का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब होगा बार बार, है ना, ठीक है। पुनः आवृत्ति होगी। तो बालक है पुनः, पुनः हंसती, बालक बार बार हंसता है, बालक बार बार हंसता है। इसके बाद देखते हैं अपन तथा। तथा माने यथा माने जैसे, और तथा माने वैसे, है ना, या जिस प्रकार से और उस प्रकार से भी अपन उसको यहाँ पे कह सकते हैं। तो देखिए अपन इन दोनों को एक ही वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यथा बीजम वपति, यथा बीजम वपति तथा फलम प्राप्नोति, ठीक है ना। जैसा बीज बोता है वैसा फल प्राप्त करता है, ठीक है ना। जैसा बीज बोता है वैसा फल प्राप्त करता है। आगे देखें खलु, खलु का मतलब भी निश्चित ही होता है। निश्चित ही, ठीक है ना।
निश्चित ही। कैसे करेंगे इसको? से खलु पठिष्यति, से खलु पठिष्यति, अर्थात वह निश्चित रूप से पढ़ता पढ़ेगा। भविष्य काल में उसका प्रयोग किया जा रहा है, वह निश्चित रूप से पढ़ेगा, है ना, वह निश्चित ही पढ़ेगा। आगे धिक धिक्कार, और धिक के योग में अर्थात धिक्कार के योग में आपको हमेशा क्या है, जैसे अपन कारक पढ़ते हैं, कारकों में नियम भी है, अभी तय पढ़ते हैं, समय अनिक्सा, हा धिक, वहाँ आता है धिक। तो कहने मतलब धिक जो है, इस धिक के साथ में आपको हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे मैं कह सकता हूँ तुमको धिक्कार है, तो क्या कहेंगे द्वितीय विभक्ति का तुम क्या होता है, त्वाम, और इधर क्या कर देंगे उसको, धिक, तो तुमको धिक्कार है, ठीक है ना। इसके बाद देखते अपन प्रातः है, प्रातः मीन्स सुबह, सुबह के समय। अब ये क्या है, समय को प्रदर्शित करता है, बालक सुबह जागता है, मोहन सुबह खाना खाता है, मोहन सुबह घूमने जाता है, इस प्रकार से। तो देखिए प्रातः माने सुबह, और इसको कैसे कहेंगे हम, जैसे खगा, खगा मीन्स पक्षी, ठीक है ना, प्रातःकाल चीखते चिल्लाते हैं, खगा, प्रातः सुबह के समय, कूजंती चहकते हैं, ठीक है ना, पक्षी प्रातःकाल, कूजंती मीन्स कूजते हैं, धातु उसमें कूज है, कूज मीन्स कूजना, चहकना, और पक्षी जो है बहुवचन है, इसलिए अपन ने इसको बहुवचन में प्रयोग कर लिया है, तो क्या हो जाएगा ये, कूजंती, है ना। तो देखिए खगा प्रातः कूजंती। आगे देखते हैं चिरम, ठीक है, चिरम मान होता है लंबे समय से या बहुत टाइम तक, ठीक है ना। मैं ऐसे कह सकता हूँ वो तुम लंबे समय तक जीवन जियो, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं चिरम जीवती, लंबे समय तक जीवन जियो, अर्थात आपको चिरम का जो मीन्स होता है क्या होता है, बहुत समय तक, बहुत समय तक, लंबे समय तक। तो तुम अब इसमें जो है, तुम जो है या मोहन तुम लंबे समय तक जीवन जियो, तो अब इसको ये तो अपन का प्रथम पुरुष का आ जाएगा, अगर तुम के लिए प्रयोग करेंगे तो क्या जाएगा, जीवम, है ना, जीवम, तुम लंबे समय तक जियो, अर्थात तुम लंबे समय तक अपने जीवन को यापन करो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो अव्यय है आज इतने ही हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अव्यय से ही आगे वाला जो और बच्चे हमारे अव्यय हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।